एवरीवन, आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इससे पहले हम 6th क्लास की हमारी साथ साथ में सीरीज़ चली हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारे 6th क्लास के 3 चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, 7th क्लास का आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी कि जो पिछले 1000 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों की पड़ताल से संबंधित है कि पिछले 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किन किन व्यक्तियों का शासन रहा है, भारत कैसा था, भारत के मैप में क्या चेंजेस हुए हैं, भारत का एरिया कितना बड़ा हुआ है, खान पान कैसा रहा है, और जो यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी पिछले 1000 सालों में क्या चेंजेस आए हैं उस टेक्नोलॉजी में। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा। इससे पहले, मैप से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मानव जीवन का जब प्रारंभ हुआ था, अर्थात जो हमारा आदिकाल था, यानी कि जो हमारा आदिकाल था जिसमें मानव जीवन का प्रारंभ हुआ था, मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर 700 ईस्वी तक हमारा क्या था, प्राचीन काल था। यह हमने कहाँ पर पढ़ा है, यह हमने 6th क्लास में पढ़ा है। प्राचीन काल को हमने 6th क्लास में कवर कर लिया। अब हम 7th क्लास में किसको कवर करेंगे, अब हम 7th क्लास में मध्यकाल को कवर करेंगे। और मध्यकाल है जो, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक का है, यह है हमारा 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का है। और जो 750 ईस्वी से आगे का एरिया है वो हमारा क्या है, आधुनिक काल है। 750 ईस्वी से आगे जाएंगे तो हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा इस फोटो में। ये मैप आप कहेंगे, अगर मैं आपको इसको पूरा दिखाऊं तो देखिए ये मैप, तो आप क्या कहेंगे, ये आपको लग रहा है ना इंडिया के मैप के जैसा ही, उल्टा। अगर आप इंडिया के मैप को उल्टा करके देखेंगे तो आपको ये इंडिया का मैप लगेगा। ऐसे इंडिया का मैप नीचे से ऐसे बना हुआ है ना, तो देखिए ये भी ऐसे ही बना हुआ, और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। तो ये क्या है, उस समय का मैप है। ये 1154 में बनाया गया था इस मैप को। तो ये हमारा 1154 का मैप है, और ये क्या है, हमारा इंडिया है। ओके। और 1154 में इस मैप को किसने बनाया था, अल इद्रीसी ने। एक भूगोलवेता होते थे अल इद्रीसी, आपको नीचे दिखेगा इनका नाम, ये रहा, एक भूगोलवेता थे अल इद्रीसी ने 12वीं शताब्दी में बनाया था, यानी कि 1154 में बनाया था इस मैप को। अब देखिए आगे, ये आपको दिखेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जो मैंने आपको बताया है। उस समय क्या होता था, और जो मानचित्र नंबर 2 है हमारा, ये कौन सा, मानचित्र नंबर 1 है। लेकिन इस मैप में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। इस मैप में चेंजेस आकर 1720 में एक नया मैप बनाया गया। जो यह नया मैप था, आज के मैप से काफ़ी मिलता जुलता था उस समय का ये मैप। देखिए मैं आपको दिखाऊं तो 18वीं शताब्दी में बनाया गया था इस मैप को, यानी कि 1720 ईस्वी में इस मैप को बनाया गया था। और इस मैप को जिसने बनाया था वो थे हमारे गिवलाम द लिस्ले, ये रहे। गिवलाम द लिस्ले ने इस मैप को बनाया था। कब बनाया था, 18वीं शताब्दी में, अर्थात 1720 ईस्वी में इसको बनाया था। और यह हमारे आज के आधुनिक मैप से काफ़ी मिलता जुलता है। हमारा इंडिया का मैप ऐसा ही है ना अभी, तो इस मैप से ये काफ़ी मिलता जुलता। तो मैप में ये चेंजेस आए। 1100 में जो 12वीं शताब्दी थी हमारी, यानी कि जो 1154 था, इसमें मैप हमारा दूसरे तरह का था। उसके बाद 1154 के बाद जो हमारा मैप है 1720 में आते आते हमारा मैप इस तरह का बन गया था। ये हमारा जो उस मैप में है, यह हमारा मैप का दक्षिणी हिस्सा है। ओके। इसके बाद देखिए,
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट को टॉपिक, इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नई और पुरानी शब्दावली। देखिए नई और पुरानी शब्दावली में क्या चेंजेस आए। टाइम के साथ साथ शब्द बदलते गए, शब्दों के अर्थ बदलते गए। जब शब्द बदलेंगे, शब्दों के अर्थ बदलेंगे, तो काफ़ी चेंजेस आएगा चीज़ों में। तो हमारी क्या थी, समय के साथ साथ हमारी क्या चेंज होती गई, नई और पुरानी शब्दावली है जो इसमें चेंजेस आते गए। देखिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया हिंदुस्तान शब्द का ही। हिंदुस्तान शब्द को क्या होता था, जो पहले का समय था, जो 13वीं शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी में क्या होगा। देखिए आज आधुनिक काल में हम क्या मानते हैं, हिंदुस्तान को हमारा मतलब होता है, अगर कोई हिंदुस्तान बोलता है तो हमारे दिमाग में सीधी सी एक बात जाती है कि भारत का जिक्र हो रहा है। लेकिन 13वीं शताब्दी में क्या बोला जाता था हिंदुस्तान को। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार थे मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका मतलब होता था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है, उसके लिए मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ओके, तो सीधी सी बात है। हाँ, मिनाज ए सिराज की एक पुस्तक भी होती थी, तबकात नासरी पुस्तक। कौन सी पुस्तक होती थी, तबकात नासरी पुस्तक। यह आपकी इस बुक में नहीं दिया गया, तो तबकात नासरी पुस्तक अगर आपसे पूछ ले ये किसकी पुस्तक थी, तो यह मिनाज ए सिराज की पुस्तक थी। तो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया कि 13वीं शताब्दी में, मैं पेन का कलर चेंज करके दिखा देती हूँ आपको, कि 13वीं शताब्दी में कौन आए थे, फारसी के इतिहासकार थे मिनाज ए सिराज। और मिनाज ए सिराज ने क्या किया था, हरियाणा जो पंजाब है, हरियाणा है, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। इसके बाद अब बात आती है 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी के आरंभ में क्या किया गया था। देखिए 16वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई थी तो शब्द उसमें क्या था, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग है वह किन के लिए किया था, जो भूगोल थी उसके लिए, उपमहाद्वीप के जो भूगोल था, जो पक्षु शास्त्र, जो पशु पक्षी थे उनके लिए, वहाँ के रहने वाली निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ओके, और हिंद शब्द का पहली बार प्रयोग है जो अमीर खुसरो ने किया था, 14वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, लेकिन जो हिंद शब्द था, एक बात और भाई, इससे पहले बाबर की पुस्तक कौन सी है, बाबर की पुस्तक है जो यह बाबरनामा, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किसकी पुस्तक है, बाबर की पुस्तक है। लेकिन हिंदुस्तान शब्द है जो है, इसमें ना तो राजनीति शब्द को जोड़ा गया था और ना ही राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। अब आप आगे देखिए, आगे क्या कहा इन्होंने, एक विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द का प्रयोग किया। देखिए विदेशी शब्द का मतलब क्या होता है, विदेशी शब्द का मतलब होता है हम जिसके लिए करते हैं उसका अर्थ होता है कि जो भारतीय ना हो। मध्यकालीन में क्या होता था, मध्यकालीन में होता था कि कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके किसी गांव में आ गया है, किसी समाज या संस्कृति का अंग बन गया, लेकिन वह उस संस्कृति और उस समाज का व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए विदेशी शब्द का यूज किया जाता था, अर्थात वह क्या कहलाता था, विदेशी कहलाता था। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इतिहास और इतिहासकार और उनके स्रोत। देखिए इतिहासकार और उनके स्रोत का मतलब क्या हो, देखिए हम 7th क्लास की जो ये हमारी बुक है, इसमें हम 700 से 1750 ईस्वी तक का हम इतिहास पढ़ेंगे हमारा, यानी कि हमारा 1000 साल तक का जो इतिहास है वह हमारा इतिहास को हम पढ़ेंगे। देखिए आज भी हम क्या है, हमारे पुराने जो इतिहास है हम उसी पर डिपेंड करते हैं। पहले से हमें क्या मिले, पहले से हमें ज़्यादा संख्या में प्रमाणिकताएं मिली है, सामग्रियां मिली है। पहले से ज़्यादा संख्या में प्रमाणिक सामग्रियां मिली है, उनकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब जो हमें पहले से ज़्यादा हम क्या हो गए, हमें सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य और लिखित सामग्री पर हम निर्भर करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही,
है जो पहले से ही चलती आ रही है। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो उस युग में भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है, यानी कि पहले से ही चलती आ रही है। और इस काल के बारे में जो हमें जानकारी है वे कहाँ से मिलती है? हमें सिक्कों से मिलती है, शिलालेखों से मिलती है, और जो उस टाइम में भवनों का निर्माण किया गया था उन भवनों से मिलती है। आगे देखिए, उस समय में क्या होता था, जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी, ठीक है भाई, पांडुलिपियां लिखी जाती थी तो क्या होता था, जो पांडुलिपियां होती थी उनको कहाँ पर रखा जाता था? अभिलेखगारों में रखा जाता था। तो अभिलेखगार क्या होते हैं? अभिलेखगार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को स्टोर करके रखा जाता है। आज के टाइम में भी हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको संभाल कर रखा जाता है ना, लाइब्रेरी वगैरह में या कहीं भी। एक शब्द और आता है इनमें कि जो लिपिक होते हैं, लिपिकों को क्या बोला जाता था? लिपिकों को नकल नकल नवीस बोला जाता था। नकल नवीस क्या करते थे? जो नकल नवीस होते हैं ये हाथ से जो पांडुलिपियां थी उनको लिखते थे। पहले के टाइम में हमारे मशीन तो होती नहीं थी कि हम मशीन से सब कुछ करें, तो नकल नवीस क्या कर देते थे? उनको हाथ से लिखते थे। देखिए, ये रहा आपका, अभिलेखागारों में रखा जाता था जो पांडुलिपियां होती थी उनको, यानी कि पुस्तकालयों में या अभिलेखागारों में लिखा जाता था। जो लिपिक होते हैं जिनको नकल नवीस बोला जाते हैं, ये हाथ से पांडुलिपियां लिखते थे। देखिए, हाथ से पांडुलिपियां लिखी जाती थी, उसमें ज़्यादा टाइम तो वेस्ट होता ही था, साथ साथ उन पांडुलिपियों में कुछ गलतियां भी हो जाती थी। अब स्टार्टिंग में जिसने जो बात लिखी है उसके बाद कोई और उसकी कॉपी कर रहा है, तो वो क्या करेगा? देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पांडुलिपि की कॉपी कर रहा है। अब वो अगर कॉपी करेगा उस चीज की तो क्या करेगा? उसमें वो थोड़े बहुत अपने विचार भी लिख सकता है। अब यह तो हमें पता नहीं है ना उसने अपने विचार लिखे, हम तो ये सोचेंगे कि कवि ने ही लिखे हैं। तो वो क्या करेगा? अपने विचार भी लिख सकता था उसमें, उन पांडुलिपियों में। उसमें उससे लिखते टाइम उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी हो सकता था, किसी अक्षर की गलती भी हो सकती थी। अगर हम अपना खुद का ले, हम किसी की कॉपी करते हैं तो हम क्या करते हैं? लिखते टाइम हमसे गलतियां हो जाती है ना। 14वीं शताब्दी में एक इतिहासकार होते थे। क्या होते थे? 14वीं शताब्दी में एक इतिहासकार होते थे, जिया उद्दीन बर्नी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि जिया उद्दीन बर्नी है जो है कौन सी शताब्दी में होते थे? 14वीं शताब्दी में होते थे। तो नेक्स्ट है आपका नए राजनीतिक और राजनीतिक समूह। देखिए, नए राजनीतिक और राजनीतिक समूह में क्या है, हम पिछले 1000 का क्या कर रहे? 1000, देखिए, हम 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के बीच का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इस समय में नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। ओके, तो कैसी टेक्नोलॉजी आई थी? नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। वो जो नई नई टेक्नोलॉजी थी उनमें क्या था, जैसे सिंचाई में रहट का यूज करते थे। अब है इस काल में पहली बार क्या होने लगा था, सिंचाई रहट के द्वारा होने लगी थी। कताई में चरखों का यूज होने लगा था। युद्ध में अग्नि शस्त्रों का, यानी कि बारूद, गोला बारूद वाले शस्त्र यूज होने लगे थे। और खान पीन में भी देखिए, इससे पहले खान पीन से बड़े, इससे पहले आपको दिखा दे कि रहट से सिंचाई कैसे होती थी। ठीक है, तो रहट से सिंचाई कैसे होती थी, ये देखिए, ये रहट है। इससे क्या होता था, इसके चारों ओर बैल घूमते थे। बैल घूम घूम कर क्या करते थे, इससे बैलों को कनेक्ट कर दिया जाता था रस्सी या किसी और चीज के थ्रू। तो इससे जब बैलों को कनेक्ट किया जाता था और बैल इसके चारों ओर घूमते थे, तो क्या होता था, ये नीचे से पानी को लेकर आते थे, ये फिर साथ में ये चक्कर भी घूमेगा, ये चक्कर घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा चक्कर। तो ये क्या करेगा, नीचे से पानी भरकर ऊपर लाएगा। जब पानी ऊपर आएगा तो पानी, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसमें आकर पानी गिर जाएगा। ये पानी गिर रहा, और फिर यहाँ से जो पानी गिर रहा है वह यहाँ से होता हुआ सिंचाई करेगा नालों के थ्रू। ओके, ये होता था रहट। रहट टेक्नोलॉजी आ गई। खान पीन में भी काफ़ी परिवर्तन हुए इस काल में। तो खान पीन में जो परिवर्तन हुए थे उनमें क्या आ गया था, आलू दूसरे देश से आने लगा था, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, तो यह दूसरे देशों से आने लगे थे।
इस काल में जो ये 1000 वाला काल है, हमारा जो मध्य युग है, इसमें क्या हो गया था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों ने आना जाना स्टार्ट कर दिया था। लोगों के झुंड बनने लगे थे, वे झुंड में ही एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे थे। और इसी काल में एक राजपूत शब्द है, राजपूत शब्द का यूज किया गया था। और राजपूत शब्द के अंतर्गत क्या आते थे, जो हमारे सैनिक होते हैं वे आते थे, सेनापति आते थे, और राजा और सामंत भी है जो वह हमारे राजपूत शब्द के अंतर्गत ही आते थे। देखिए, राजपूत शब्द के अंतर्गत हमारे राजा आते थे, सामंत आते थे, सेनापति आते थे और सैनिक आते थे। कायस्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जो कायस्थ होते थे ये लिपिकों और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति होती थी। ओके, नेक्स्ट है अभी हमारा पूरे इलाके के दौरान। देखिए इसमें क्या होता था, इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई होने लगी थी, बहुत सारे परिवर्तन होने लगे थे ना इस काल में। जंगलों की कटाई होने लगी थी, कटाई होगी तो जो हमारा इलाका है वो तेजी से बढ़ेगा, यानी कि जंगलों की कटाई होने लगी जिससे इलाका बढ़ने लगा। जब इलाका बढ़ने लगा, जंगलों की कटाई करेंगे तो वनवासियों को क्या होना पड़ा, मजबूर हो गए वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, उनको अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। वनवासी भी क्या करने लगे, फिर जमीनों की जुताई करने लगे, यानी कि वे खेती करने लगे थे। फिर आगे क्या किया, किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। वे क्या करने लगे थे, खाली समय में किसान है जो वे दस्तकारी करने लगे थे, उनमें आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। खाली समय में किसान दस्तकारी करने लगे थे, ऊंचा या नीच का दर्जा बढ़ गया था। लोगों को क्या दिया जाने लगा, ऊंचे नीचे का दर्जा दिया जाने लगा कि आप इस जाति से हो तो आप को दर्जा नीचा मिलेगा, अगर आप उस जाति के हो तो आपको दर्जा ऊंचा मिलेगा। और जो जाति है हमारी समाज में, उसका किसी क्षेत्र मतलब क्या होता था कि अपने हिसाब से वो जातियां निर्धारित करने लगे थे। जाति स्वयं अपने नियमों से बनती थी, और ये जातियां होती थी एक क्षेत्र में तो कोई और होती थी और दूसरे क्षेत्र में कोई और दर्जा होता था उन्हें। अगर इस क्षेत्र में आपने इस जाति को ऊंचा दर्जा दे दिया, लेकिन दूसरे ही क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, उस जाति को नीचा दर्जा दे रहे हो। जातियां स्वयं क्या होती थी, अपने अपने नियम बनाती थी। इनका संचालन कौन करते थे, बड़े बुजुर्ग करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। इनमें गांव के जो रिवाज होते थे उनका पालन किया जाता था, मुखिया का शासन होता था, तो ये सब होता था। आगे है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य के अंतर्गत क्या है, ये हम चोलों के बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलकों के बारे में 3 में पढ़ेंगे और मुगल के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। देखिए गयासुद्दीन बलबन, इसमें एक ही बात है, गयासुद्दीन बलबन का जो शासन काल है वह 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। इसने एक विशाल साम्राज्य की नींव खड़ी करी थी। यह पूर्व में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये इतने क्षेत्र है जो ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत आते थे। ये नीचे इनकी सारी लिस्ट दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इन मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत 24 प्रांत आते थे। ओके, और जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो कौन सी शताब्दी से संबंधित है, अमीर खुसरो का संबंध 14वीं शताब्दी से है। 1318 में अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, देखिए अमीर खुसरो एक कवि थे, इनका संबंध कौन सी शताब्दी से है, 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी से है। अमीर खुसरो ने बताया था अपनी एक बुक में कि जो संस्कृत है, संस्कृत है जो उन्होंने किसके बारे में बताया, संस्कृत के बारे में, कि यह केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता इसको नहीं जानती थी, और यह किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं थी, यह प्राचीन भाषा है। ओके, उन्होंने संस्कृत के बारे में बताया था। इससे आगे है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कोई खास कुछ नहीं है, इसमें अगला है पुराने और नए धर्म। जो पुराने और नए धर्म हैं वो बनने लगे थे। आमतौर पर क्या होता था, आस्था का स्वरूप क्या होता था, सामूहिक होता था। दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था, धर्म स्थानीय समुदाय के जात सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। देखिए
आमतौर पर क्या होता था, इस आस्था का स्वरूप क्या होता था, सामाजिक होता था। यह दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से क्या होती थी, यह संबंधित होती थी। नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा था इस काल में। पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया था, इनका बड़ा आदर होता था क्योंकि इन्हें संस्कृत का क्या था, ज्ञान था। उस संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञान के कारण ही इनका क्या होता था, आदर होता था। इन्हें क्या कहा जाता था, इनके संरक्षक होते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जो इस्लाम है और इनके विद्वानों को क्या कहा जाता था, इस्लाम और उसके विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। यह पूछ लिया जाता है आपको, उलेमा किसे कहा जाता था। इस्लाम और इसके विद्वान होते थे जो उनको उलेमा कहा जाता था। जो कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ के संदेश कब आए थे, 7वीं शताब्दी में आए थे भारत में। इन्हें व्यापारी और आप्रवासी लेकर आए थे। ओके, इससे आगे नेक्स्ट है हमारा समय और इतिहास के कालखंडों का विचार। देखिए, जो इतिहासकार है वे क्या कहते हैं कि इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि वो समय को, इतिहास को इस आधार पर नहीं बांटते कि घड़ी देख ली, कैलेंडर देख लिया, समय घंटे दिन के हिसाब से नहीं बांटते हैं। वो क्या करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन होते हैं, उनका नजरिया ही ये होता है कि जो समाज में परिवर्तन आए हैं, जो आर्थिक संगठन में परिवर्तन आए हैं, जो ये परिवर्तन झलकते हैं, इनसे क्या होता है, उनको आसानी हो जाती है। यदि अतीत को हम क्या करते हैं, समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दे तो समय का अध्ययन आसान हो जाता है। यानी कि हमें यह आसान हो जाता है कि उस समय में यह हो रहा था, उस समय में यह हो रहा था और इतने समय तक यह हुआ। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य अंग्रेजी जो इतिहासकार थे, इन्होंने क्या किया था, इतिहास को 3 युगों में बांटा था। अंग्रेजी इतिहासकारों ने 19वीं सदी में क्या किया था, तीनों में बांट 3 युगों में बांटा था। एक हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा ब्रिटिश युग था। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। इन्होंने क्या कहा था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। इस काल को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, पिछले साल हमने यह पढ़ा था कि प्राचीन समाजों में कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि शिकारी संग्रहक थे, यानी कि फूड गैदरर थे, कृषि कर्मी होते थे, शहरों और गांव के निवासी प्रारंभिक दौरे और राज्य और साम्राज्य होते थे। लेकिन इस साल में क्या है, इतिहास पढ़ेंगे जो हम, यह मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। जो वह हमारा जो पिछले साल हमने इतिहास पढ़ा था उसको क्या कहा जाता था, बताइए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको प्राचीन काल कहा जाता था। लेकिन अब हम 700 से 1700, 1750 ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, यह हमारा मध्यकालीन इतिहास है। ओके, भारत में जो ये 1000 साल है, इन्होंने क्या किया, काफी बदलाव किया है, काफी बदलाव के ये साक्षी रहे हैं। इतने ज्यादा परिवर्तन हुए कि इन्होंने यूरोपीय कंपनियों को भी अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। इससे क्या हो गया कि जब आगे हम अध्यायों में पढ़ेंगे, जब इन्होंने यूरोपीय कंपनियों को अट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, व्यापार के लिए यूरोप की कंपनियों को आकर्षित किया था ना, अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी हमारी। तो आगे उन्होंने जब व्यापारी कंपनियों को अट्रैक्ट किया, क्या हुआ भारत में, भारत गुलाम कैसे बना, इन सब पर हम आगे नज़र डालेंगे। तो आज के लिए आपका चैप्टर बस इतना ही था। और अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हुआ हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you.